नमस्कार दोस्तों, नमस्कार पेरेंट्स। आज भी बच्चों की एक समस्या के बारे में बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको इससे कुछ मदद मिले। ये समस्या का नाम है एन्यूरेसिस, या कि साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं बेड वेटिंग। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि किस समस्या को एक्चुअली एन्यूरेसिस माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा। तो अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर हो चुकी और कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर होना चाहिए, पूरी तरह से ब्लैडर खाली होना चाहिए, यानी कि थोड़ी बहुत ड्रिबलिंग हुई, थोड़ा बहुत बेड वेट किया और आपने बोल दिया कि एन्यूरेसिस हुआ है, नहीं, वो नहीं होगा। कंप्लीट इवैक्यूएशन होना चाहिए ब्लैडर का। और दूसरा कि रॉन्ग प्लेस और रॉन्ग टाइम पे होना चाहिए, जो जगह पर नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो ज़रूरी है। और महीने में ऐसा 2 बार या उससे ज़्यादा बार होना ज़रूरी है। तो इनको हम एन्यूरेसिस की श्रेणी में रखते हैं। अब ये है कि कितने % बच्चों में होता है। 80% बच्चों में इतना कंट्रोल आ जाता है 5 इयर्स तक कि वो बेड वेट नहीं करें या एन्यूरेसिस ना हो उनमें। और बाकी जो 15% बचे, उसमें से भी केवल 0.5 to 1% ही हैं जो एडोलेसेंट लाइफ तक जिनको ये तकलीफ़ रह जाएगी। इसके बाद बात है कि होता क्यों है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ ऑर्गेनिक कॉजेज़, मतलब असल की जो बीमारियां हो सकती हैं। कुछ मैचुरेशनल डिले हो सकता है, ब्लैडर बॉवेल कंट्रोल आने में डिले हो सकता है। और कुछ ये हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो एनॉमली हो सकती है, जन्मजात कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं जिसमें कि कभी भी उनका कंट्रोल नहीं आएगा। ये और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लेकिन हमारे डिस्कस करने की जिसका असल में फ़ायदा भी होगा, वो है स्ट्रेसफुल कंडीशंस। अगर घर में है या उनके इंस्टीट्यूट या स्कूल में है, वहाँ पर स्ट्रेसफुल कंडीशन होने से भी ये कंडीशंस, ये तकलीफ़ जो है बच्चे में हो सकती है। तो 2 प्रकार हैं। एक है प्राइमरी जो केसेस। प्राइमरी का मतलब वो होता है जो कि कभी भी ड्राई नहीं हुए टिल द एज ऑफ 5 इयर्स, वो लगातार बेड वेट करते ही रहे। दूसरे बच्चे हैं सेकेंडरी केसेस, और ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये केसेस ऐसे हैं कि जो बीच में 6 महीने का 6 मंथ का पीरियड ऐसा गया जबकि वो ड्राई थे, और लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने वही बेड वेटिंग कर ली। तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन इसमें बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है। मैनेज कैसे करें? तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि मैनेज करते टाइम ये हम ज़रूर कंसीडर करते हैं कि बच्चे को एक्चुअली कितनी तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से, और वो कितना मोटिवेटेड हो पा रहा है कि वो बिहेवियरल जो है मॉडिफिकेशंस के लिए तैयार है। होता क्या है उल्टा, कि बच्चे ने बेड वेट किया तो पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि अभी तक ये बेड वेट कर रहा है। और ये मुझे एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिला जिसने 4 लोगों से पहले बात ना कर ली हो और 4 लोगों के नुस्खे ना आजमा लिए हों। अब आप ये समझिए कि जब आप दूसरे लोगों से डिस्कस करते हैं ना इस विषय पे, तो बच्चा भले वो अपनी भावनाएं अभी बोल नहीं पा रहा है, पर वो ये चीज़ समझता है कि ये उसकी जो है कंप्लेन हो रही है, एक तरह से नेगेटिव बात हो रही है, और वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है, उसकी शेमिंग होती है, गिल्टी भी महसूस करता है। इन चीज़ों से और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो आप क्या करें कि सही तरीके जानें और डॉक्टर से डिस्कस करें, किसी और से डिस्कस ना करें। आपका बच्चा जो है उसकी जो गरिमा है, ग्रेस, वो मेंटेन करना भी तो आपका काम है। माँ बाप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो उस पर थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि ये काम ना करें। एक आपको वॉइडिंग डायरी मेंटेन करनी है कि हफ्ते में कितनी बार ये एक्सीडेंट्स हो गए, कितना बच्चा फ्लूइड ले रहा था, पानी की शक्ल में, जूस, दूध की शक्ल में कितना पी रहा था, ये सब आप लिख के रखें तो डॉक्टर को इससे काफ़ी जो है मदद मिल जाएगी। और इसके बाद जो हम काम करते हैं वो है बिहेवियरल मोटिवेशन। तो हम उसको बच्चे को एनकरेज करते हैं उन डेज़ पे टिक लगाए कि जहाँ पर वो ड्राई रहा था, वो खुश हो जाए, वो एनकरेज फील करे। उनकी जो बेडिंग्स या क्लॉथिंग जो गीले हुए हैं उसको बदलने में उनकी मदद लीजिए, जिससे कि वो इस प्रोसेस का एक पार्ट बने, और वो आगे से ड्राई रहने के उसकी जो दिल में ये है मोटिवेशन रहे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ।
दूसरी बात ये कि उनकी थोड़ी सी ब्लैडर और बॉवेल हैबिट्स, यानी कि जो बच्चे यूरिन पास करते हैं, जो पेट साफ अच्छा नहीं होता या बहुत देर पेशाब रोकते हैं, कई बार बच्चों के साथ ये बहुत है कि उनको अगर फेवरेबल सराउंडिंग्स ना मिले, वो कंफर्टेबल ना हो, तो वो रोकते हैं और फिर एक पॉइंट पे आके ब्लैडर फुल है, फिर वो रोक नहीं पाते हैं। तो टाइम पे उनको आप बोलें, उनको याद दिलाएं कि आप जो है वॉइड करते रहिए, थोड़े थोड़े टाइम पे आप करते रहिए। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट कराइए, पर एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट से, पीडियाट्रिशियन से आप बात करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रही हूँ। आप देखें कि तरीके क्या हैं। एक तरीका जो हमने बात कर ली है कि बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और मोटिवेशन, तो ये अलोन ही, अकेले ये भी बहुत सारे ज़्यादातर बच्चों में जो है वो क्योर करता है। और इसके साथ में अगर हम अलार्म थेरेपी को मिला दें तो फिर तो 60 to 70% क्योर हो जाता है। अलार्म थेरेपी क्या है? कुछ ऐसे अलार्म सिस्टम्स आते हैं जिनका सेंसर जो है बच्चे के अंडर गारमेंट में होता है और अलार्म प्रॉपर जो है उसका स्विच जो है वो उसके हेड एंड पे सिर के पास में होता है। तो जैसे ही एक ड्रॉप यूरिन की निकलती है या ड्रिबलिंग शुरू होती है तो वो अलार्म बज जाता है। तो इस समय बच्चे को उठा के फिर हमको वॉइड कराने ले जाना है। और ये बात का ध्यान रखिए कि बच्चे कई बार इतनी नींद में होते हैं कि वो खुद अलार्म ऑफ करके और फिर से सो भी जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको तो जगना पड़ेगा साथ में। कई बार अगर ये अलार्म सिस्टम अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से आपको, तो आप सिंपल अलार्म क्लॉक से काम चला सकते हैं कि आप अलार्म क्लॉक को उस टाइम के लिए सेट करें जब भी कि ज़्यादा आपकी डायरी में दिख रहा है जितने समय पे ज़्यादा बारी ये एक्सीडेंट्स हो गए हैं, बेड वेटिंग हो गई है, तो उस समय से थोड़ा सा पहले आप बच्चे को उठा लें और उनको वॉशरूम लेके जाएं, यूरिन पास कराएं। तो ये भी बहुत कारगर उपाय है। थोड़ा सा ये ध्यान दे लें कि बच्चा जो लिक्विड ले रहा है दिन भर में, दूध की शक्ल में, जूस की शक्ल में, वो जो है वो 20% जो 40% है, 40% उसकी मात्रा वो दिन के समय में ले ले, बाकी बची हुई 40% जो है वो आफ्टरनून में ले ले और केवल 20% जो है इवनिंग में ले वो, क्योंकि कुछ बच्चे उनको मिल्क बहुत ज़रूरी है, सोते समय उनको चाहिए है, तो वो 20% ले लें। फिर कैफिनेटेड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, ये तो आप बिल्कुल ना दें बच्चों को। किसी के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं है पर बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और आप नहीं करेंगे तभी बच्चा नहीं करेगा। आप लगातार उनके सामने इसी तरह की चीज़ें ला रहे हैं तो वो थोड़ा टेम्पटिंग हो जाता है एक बच्चे के लिए। तो ये आपने अलार्म मेथड और बिहेवियरल थेरेपी को अगर डॉक्टर के बताए अनुसार किया तो 60 to 70% केसेस में, कई बार 80% तक केसेस में 100% सक्सेस इससे मिलती है और बच्चा जो है कि वो इस समस्या से छुटकारा पा जाता है। बचे हुए कुछ बहुत थोड़े से केसेस हैं जिसमें कि एक्चुअल फार्माकोथेरेपी यानी कि दवाओं का इलाज करना पड़ जाता है। और एक बात और भी आपको जानना ज़रूरी है कि जो दवाओं वाला इलाज है ये शॉर्ट टर्म में और फास्ट फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे समझो आपको कोई पार्टीज़ में जाना है, कोई स्लीप ओवर में बच्चे को जाना, तो बहुत काम करता है, फ़ायदेमंद होता है, पर फिर इसकी रिलैप्स रेट भी है कि दवाई बंद करने के बाद में फिर से भी कई बार लौट आता है। तो जो चीज़ें अपने हाथ में है वो करें, बच्चे को गिल्टी ना फील करवाएं, उसको एनकरेज करें, उसकी मदद करें और उसके साथ में मिलके और डॉक्टर के साथ में मिलके ये काम करें। तो हम अपने ये जो प्यारे से हमारे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं ना, उनको हम बहुत हद तक ये समस्या से निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।